न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर पोषण, ठीक है, जंतुओं के अंदर पोषण। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जीव जंतुओं को खाने की आवश्यकता होती है, किस लिए? जीने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, एनर्जी के लिए। अगर कोई भी काम जंतु करेगा तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो खाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। तो इस चीज को कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। आप न्यूट्रिशन का मतलब समझ गए। जंतुओं को खाने की आवश्यकता होती है, किस लिए? एनर्जी के लिए, बढ़ने के लिए, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। तो खाना वो खाता है, एनर्जी। अब उसी प्रोसेस में क्या होता है, खाना किस तरीके से खाता है, किस तरीके से बचता है, इन सभी चीज़ों को आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? खाने को शरीर के अंदर ले जा करके पचाना, उससे एनर्जी लेना, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। एनिमल्स कंज्यूम सॉलिड फूड, यानी कि जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो सॉलिड फूड को अपने शरीर के अंदर ले जा करके पचाते हैं। अब देखो, ये 5 स्टेप में होता है ये सब। ये जो होता है 5 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब ये है खाने का अंदर लेना, अंतग्रहण। इंजेक्शन का मतलब ये है खाने का अंदर जाना, शरीर के अंदर जाना। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को, खाने के अंदर कॉम्प्लेक्स जटिल पार्टिकल्स को सरल पार्टिकल्स में तोड़ना, सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। अगर कोई पूछे डाइजेशन क्या है, तो खाने को तोड़ना, एक तरीके से खाने जो मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं तो उनको इजी सब्सटेंस में तोड़ना। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ग्लूकोज में। तो इसका मतलब होता है डाइजेशन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अगर जो न्यूट्रिशन हमने तोड़े हैं उनका शरीर के द्वारा ले लिया जाना। हमारे पेट में जब खाना जाएगा, जंतुओं के अंदर खाना अंदर जाता है, तब डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो न्यूट्रिशन को शरीर में लेना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, सोखना। ठीक है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, उस न्यूट्रिशन को फिर यूटिलाइज करना, यूज करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, स्वांगीकरण। इसके बाद है इजेशन। इजेशन का मतलब बहिक्षेपण, वेस्ट प्रोडक्ट का, हमारे शरीर में जो वेस्ट बचता है उसका शरीर से बाहर निकलना, इजेशन होता है। ये 5 स्टेप में पूरा डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, पूरा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। देखो, इंजेशन अंदर लिया, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूटे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वो जो टूटे हैं, जो हमको मिला है उसको सोखना, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन में क्या है फिर? एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स है उनका यूज करना, ठीक है। इजेशन में बहिक्षेपण। ठीक, बिल्कुल। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इंसानों के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सब बच्चे समझेंगे। इन ह्यूमन, फूड टेकन थ्रू द माउथ पासेस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। प्यारे बच्चों, हम जो खाना खाते हैं, खाना जिस रास्ते से होकर गुजरता है, हमारे स्टोमक से पास होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता हुआ, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, फिर जब बाहर तक के रास्ते तक जुड़ा रहता है, यानी कि शुरू से लेके एंड तक का जो रास्ता है, उस रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो खाने का जो रास्ता है उसको एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो, एन एडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अबाउट 30 फीट लॉन्ग। प्यारे बच्चों, एक वयस्क के अंदर, यानी कि 18 से ऊपर जो व्यक्ति हो जाता है, उसी को कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये जो रास्ता है, एलिमेंट्री जो कैनाल है, इस पूरे की लंबाई 30 फीट के आसपास होती है। कितनी होती है? 30 फीट, एग्जैक्टली 30 फीट। किसी की कम, किसी की ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 30 फीट लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है। आगे देखिए आप, फर्स्ट फूड एंटर्स इन ओरल कैविटी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले खाना हमने लिया मुंह में। खाना हमने कहाँ लिया? अब मुंह की जो ये खाली जगह है ना, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। जो मुंह की खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। तो सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? ओरल कैविटी। अब यहाँ पर क्या होता है? दांतों से खाने को पीसा जाता है, चबाया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अब दांत जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। वैसे तो प्यारे बच्चे, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ तो आपको पता है, शुरुआत में बचपन से जैसे 1 साल की उम्र पे आने लगते हैं मिल्क टीथ जो हैं, फिर 6-7 साल की उम्र पे वो उखड़ जाते हैं, फिर आते हैं परमानेंट टीथ।
अगर आपका मिल्क टीथ टूट गया उसके बाद आपका परमानेंट वाला टीथ आ जाएगा, लेकिन परमानेंट टीथ वाला भी टूट गया, परमानेंट टीथ आपका टूट गया तो आना मुश्किल है, वो नहीं आ पाएगा, आपको दूसरा डेंटिस्ट जाके लगवाना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिफिशियल, ध्यान रखिएगा। तो एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, सब बच्चों को पता है ये वाली बात, लेकिन वो जो 32 दांत होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। तो जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं ना, सबसे आगे, उनको बोलते हैं इंसीजर्स। ये जो दांत होते हैं ये काटने का काम करते हैं। आप खीरा, ककड़ी या फिर कुछ भी काटने की चीज़ें खाओगे तो पहले इन्हीं दांतों का इस्तेमाल होगा। कोई आपने देखा कि खीरा ऐसे खाए? ऐसे खीरा कोई खाता है क्या? साइड से, आगे से ही खाते हैं खीरा, है ना। तो जो दांत इस्तेमाल होते हैं काटने के लिए वो होते हैं इंसीजर्स। क्या होते हैं? इंसीजर। अगले हैं कैनाइन्स। कैनाइन होते हैं ये नुकीले वाले दांत, ये हमें फाड़ने का काम करते हैं, चीरने का काम। किसी गन्ना खाओ, गन्ना ऐसे खाओगे कि आगे वाले दांतों से? साइड वाले दांतों से चीरोगे। तो जो साइड वाले दांत होते हैं उनको बोलते हैं कैनाइन्स। किसी किसी के आपने ये कैनाइन्स बड़े देखे होंगे, कहते हैं एस्थेटिक लुक आ रहा है ना। तो इतना बात समझिए, जो साइड वाले टीथ होते हैं उनको बोलते हैं रदनक, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कैनाइन। आगे वाले इंसीजर्स, काटने वाले, ठीक है। और जो चीरने वाले होते हैं, ठीक है, फाड़ने वाले, टीयरिंग का काम करते हैं, वो होते हैं कैनाइन्स, साइड वाले, ठीक है, कैनाइन्स। क्या बोलते हैं? इसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, दाढ़ के आगे वाले। जो पीछे जो सबसे मोटी होती है वो तो मोलर्स होते हैं, उनसे आगे वाले प्रीमोलर्स, ठीक है। ये भी खाने को पीसने का, चबाने का, ये चौड़े होते हैं ना, आपने देखा ये चौड़े होते हैं थोड़े, तो इनसे खाना पिसता है और हम चबाते हैं उसको। चबाने को इंग्लिश में च्यूइंग बोलते हैं, च्यूइंग। तभी तो च्यूइंग गम, च्यूइंग को नाम पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है? च्यूइंग से, चबाने से, ठीक है। तो प्रीमोलर्स चबाने वाले दांतों से पहले वाले, मोलर्स चबाने वाले। क्या आपको ये 4 प्रकार के दांत समझ में आए? तो दांत होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खाना चल रहा था मुंह के अंदर, मुख गुहा में, इंग्लिश में बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमारा खाना चल रहा था, दांतों से हम खाने को चबा रहे थे, है ना। दांतों के प्रकार बताए थे 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, द अपर लेयर ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एनेमल। प्यारे बच्चों, जो दांत की ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं? एनेमल। क्या बोलते हैं बेटा? एनेमल। जो एनेमल लेयर होती है ये शरीर की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि शरीर में सबसे कठोर सब्सटेंस कौन सा है, सबसे कठोर सब्सटेंस, तो याद रखना दांतों के ऊपर वाली लेयर क्या नाम है? एनेमल। क्या है? एनेमल, ठीक है, सबसे हार्ड होती है। मेनली मेड अप ऑफ अ सॉल्ट, कैल्शियम, एनेमलिन। सॉल्ट, कैल्शियम, एनेमलिन और प्रोटीन की बनी होती है। सॉल्ट, कैल्शियम, एनेमलिन की और प्रोटीन की बनी होती है। क्या? एनेमल, दांत के ऊपर वाली लेयर। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको चलो एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सोचो प्यारे बच्चों, कच्चा आम है, अमिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। कच्चे आम को छील के तुमने पीस दिया, उसमें थोड़ा सा डाला नमक और उसको तुम चबाने लग गए, तो क्या होता है? हमारे मुंह में पानी आने लगता है। अब जब मुंह में पानी आता है वो कहाँ से आता है? सिलिवरी ग्लैंड से। कहाँ से आता है? हमारे जीभ के नीचे एक ग्लैंड होता है, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है सिलिवरी ग्लैंड, और उससे पानी आने लगता है, लार आने लगती है। उस पानी को बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। तो मुंह में सलाइवा आने लगती है। आपने आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होंगी, वो अमिया खाता है, वो मुंह खुलता है तो मुंह में से लार निकल पड़ती है ना। तो ऐसी वीडियो आपने देखी होंगी। तो वो जो सलाइवा है वो सीक्रेट होता है कहाँ से? सिलिवरी ग्लैंड से। किससे सीक्रेट होता है? सिलिवरी ग्लैंड से। सीक्रेट का मतलब रिलीज होना। जीभ के नीचे एक ऑर्गन होता है, वो सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है। और याद रखना सलाइवा क्या काम करती है मेरे प्यारे बच्चों। सलाइवा के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसका नाम है सिलिवरी एमाइलेज। सिलिवरी एमाइलेज। सिलिवरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो खाने में मौजूद स्टार्च को स्वीट माल्टोज में चेंज कर देता है। किसमें? आप रोटी को ज़्यादा देर तक चबा के देखिएगा, आपको मीठी मीठी लगने लगती है थोड़ी देर बाद। वो ऐसा इसीलिए होता है कि उसके अंदर जो स्टार्च है वो किस में चेंज होने लगता है? किस में चेंज होने लगता है? स्वीट माल्टोज में। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, सलाइवा सीक्रेट होती है सिलिवरी ग्लैंड से, जीभ के नीचे जो ग्लैंड है, जो ऑर्गन है, उससे, ठीक है। सलाइवा रिलीज होती है
और खाने के साथ मिल जाती है और खाने को लिसलिसा और गीला बना देती है। अगर खाना सूखा है तो भैया निगलना कितना कठिन होगा सोचो, है ना, निगलना बहुत कठिन होगा। तो पहले सलाइवा के साथ उसको मिक्स होना पड़ेगा, गीला होना पड़ेगा खाने को, है ना, लिसलिसा होना पड़ेगा, तभी जा करके वो अंदर जा पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सलाइवा के अंदर सिलिवरी एमाइलेज होता है और सिलिवरी एमाइलेज ही खाने के अंदर मौजूद स्टार्च को स्वीट माल्टोज में चेंज करता है। आप रोटी को ज़्यादा चबा के देखिएगा, जो रोटी है वो मीठी मीठी लगने लगती है, तो उसके अंदर का जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो चुका है? स्वीट माल्टोज। किस में चेंज हो चुका है? स्वीट माल्टोज। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है। मुंह के अंदर जाता है तब जीभ के नीचे एक ग्लैंड होता है सिलिवरी ग्लैंड, उससे सलाइवा रिलीज होता है और सलाइवा में होता है सिलिवरी एमाइलेज एंजाइम, और ये एंजाइम स्टार्च को स्वीट माल्टोज में चेंज कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, और खाने को गीला भी कर देता है जिससे कि निगलने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले दांतों के बारे में कुछ और जानेंगे। मैंने दांतों के बारे में बताया तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। लेकिन दांत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप जो बाहर से तो दांत ऐसे नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन जब आप पूरा डायग्राम देखोगे तब आपको पता चलेगा इनकी रूट भी होती है। तो मसूड़े के नीचे जो भी हिस्सा है उसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मसूड़े से ऊपर का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल ये भी बताया था कि ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनेमल, दांत के ऊपर वाली सतह। इसके जस्ट नीचे जब आप जाओगे तब आपको एक और लेयर दिखेगी, दांत का जो रियल मटेरियल होता है वो होता है डेंटाइन, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। सबसे पहले इनेमल, इनेमल के बाद डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे और खाली जगह होती है, उस खाली जगह को बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? उस खाली जगह को क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। तो ये दांत का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर इनेमल, फिर डेंटाइन, डेंटाइन के बाद पल्प कैविटी, और मसूड़े के अंदर जो भी नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं रूट, और मसूड़े से ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन का मतलब वैसे तो ताज होता है, ताज मुकुट, है ना, लेकिन यहाँ पर दांत के केस में मसूड़े से ऊपर वाला भाग भी क्राउन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए, आपने कभी अपनी जीभ को आईने में ध्यान से देखा है? आपको छोटी छोटी बूंदी 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 दिखेंगी, है ना, जो छोटी छोटी पेपलाई आपको दिखती हैं, छोटी छोटी बूंदी आपको दिखती हैं, उनको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स। एक बार रीड मारते हैं, देयर आर मैनी स्मॉल पेपलाइज ऑन अपर सरफेस ऑफ द टंग। जीभ के ऊपरी हिस्से पर छोटी 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 जो बूंदी जो होती हैं उन्हीं को हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। ये जो छोटी छोटी बूंदी है ना, ये हमें टेस्ट बताने में हेल्प करती हैं। चीनी हमको मीठी लगती है, गुड़ हमको मीठा लगता है, मिर्ची हमको तीखी लगती है ना, नींबू का रस खट्टा लगता है। ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं अलग जगह, जो जीभ होती है, जीभ के अलग जगह के अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि अलग हिस्सा अलग टेस्ट को चखता है। जैसे प्यारे बच्चों, ये जीभ है, तो जीभ का ये जो आगे वाला हिस्सा है ये स्वीट यानी कि मीठे, जो मीठे को टेस्ट करेगा। सॉल्टी अदर साइड वाला हो जाता है, ये नमकीन को टेस्ट करता है ना, और साइड वाले खट्टे को करते हैं, और पीछे वाला कड़वे को। आप कभी कड़वी चीज़ खाना तो पीछे ज़्यादा कड़वाहट महसूस होती है, कभी खा के देखिएगा, अगर नीम का पत्ता के बाद चाह के देखिएगा, जो कड़वाहट होती है पीछे के हिस्से पे ज़्यादा महसूस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जीभ का आगे वाला हिस्सा स्वीट, साइड वाला सॉल्टी, और साइड वाला खट्टा, और पीछे वाला बिटर, कड़वा टेस्ट जो है। और ये मतलब ओवरऑल देखो, आपने देखा होगा जब आप दावत में जाते हो तो झोल मिलता है ना, झोल जब ठंडा होता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब गर्म होता है तब उसमें टेस्ट आता है ढंग से, क्योंकि वो पूरे टेस्ट बड्स पर फैल जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाती है गर्म होता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से वो सभी टेस्ट बड्स पर फैल जाता है। इसीलिए गरम गरम झोल सूप अच्छा लगता है ना, गरम गरम सूप। ठंडा ठंडा पियोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर किसी बड़े बूढ़े से बोल दो कि बाबा झोल, तो वो है गरम करके ले गया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। गरम गरम झोल में ज़्यादा आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि सरफेस टेंशन हो जाती है कम और झोल पूरी जीभ पर फैल जाता है, सभी टेस्ट बड्स पे
फैल जाता है और सभी तरह के टेस्ट हमको अनुभव होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग जीव के अलग अलग हिस्से अलग अलग टेस्ट चखते हैं, ठीक है, अलग अलग सेंस करते हैं। इतनी बात को हमेशा याद रखना। ये टीथ के बारे में था। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई? इनको क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स। छोटी छोटी बुंदी बुंदी देखिए, इनको क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स। खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाता है तो एसिडिक नेचर क्रिएट हो जाता है हमारे दांतों में। और एसिडिक नेचर क्या करता है? इस दांत की इनेमल लेयर को धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देता है। दांत, खाना फंसा रह गया, अगर आप कुल्ला करके नहीं सोए हो, खाना खा के सीधा ही थोड़ा पानी पी के सो गए, लेकिन खाना फंसा रह गया, तो वो एसिडिक नेचर बनाएगा। एसिडिक नेचर जब बनाएगा तो इनेमल लेयर जो है, इनेमल लेयर ये बेकार होना शुरू हो जाएगी, ये गलना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या होगा? जगह बन जाएगी, ये बेकार होगी तो अब ये सड़ना शुरू हो गई बाई चांस, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जगह बन जाएगी। जब ये जगह बनेगी तो क्या होगा बेटा कि डेंटाइन भी अंदर से खोखला होना शुरू हो जाएगा। फिर डेंटाइन भी खोखला होना, जैसे ही पल्प कैविटी तक ये खाना तुम्हारा लगेगा तब तुम्हें भयानक दर्द होगा, भयानक सेंसेशन होंगे, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर खाना फंसा रह जाएगा आपके दांतों में तो एसिडिक नेचर की वजह से आपका जो पूरा जो दांत है ये सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। तब डॉक्टर कहता है कि कैविटी है इसके दांत में, तो जगह बन गई है, खाना पीना इधर जा रहा है, बैक्टीरिया पनप जाएगा, इसी को बोलते हैं कीड़ा लग गया इसके दांत में। इनेमिल खत्म, डेंटाइन खत्म, पल्प कैविटी तक आ गया। पल्प कैविटी तक चीज़ें जैसे ही आती हैं वैसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है, सेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, दांत को निकालता है। अगर मिल्क टीथ है तो ठीक है, अगर परमानेंट टीथ में ऐसा हो गया तो ये दांत शरीर का जो एक हिस्सा होता है वो चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, सभी बच्चे रेगुलर ब्रश किया करेंगे। ब्रश क्या होता है? जो टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर का, तो एसिडिक नेचर को ख़त्म कर देता है और फंसा हुआ खाना भी निकल जाता है। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से अपने दांतों को ब्रश किया करेंगे। ब्रश करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम से रगड़ देते हैं और जल्दी से कुल्ला उल्ला करके लेट हो रहे हैं तो रख देते। दांत को आराम से और ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट ये होता है ना कि ऐसे ऐसे घिस रहे हो, मूवमेंट इस तरीके से गोल गोल घुमाइए, गोल 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 गोल, है ना, जिससे कि क्या है, सब तरह पे वो ब्रश की जो है रेसे वो जा पाएँ ताकि खाने को निकाल पाएँ। ऐसे ही दाढ़ों पर, ठीक है, मोलर टीथ में, प्री मोलर में, केनाइन में, पूरा अंदर से, और ऊपर के दांत भी, पीछे से ऊपर के दांत नहीं कर पाते कुछ बच्चे क्या है, ऊपर ऐसे ऐसे घिसा बस हो गया। अंदर की तरफ ऊपर वाले जबड़े में भी ब्रश पहुंचना चाहिए, वहाँ से भी अटका हुआ खाना निकल। हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, सिंथेसाइज्ड फूड खाते हैं, तो याद रखना दांतों का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब बच्चे एक भी दिन मिस नहीं करेंगे जिस दिन आपने पेस्ट नहीं किया हो, ठीक है? बात समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा, खाना हमारे मुंह में था, हमने चबाया, सलाइवा से गीला हुआ, ठीक है, हमने टंग के बारे में पढ़ा, टेस्ट बड्स के बारे में पढ़ा और टीथ के बारे में पढ़ा। अब हम खाने को निगलने जा रहे हैं। जब खाना निगलते हैं तो खाने के सामने होते हैं दो द्वार। एक द्वार होता है पेट के लिए, एक द्वार होता है फेफड़ों के लिए, सांस के लिए। सांस लेते हैं वो भी तो ऐसे ही होके जाती है, गले से होकर के, और खाना जो लेते हैं वो भी गले से होकर के। तो खाने को दिखते हैं दो द्वार। क्या दिखते हैं? दो द्वार। एक का नाम है गुलिट, एक का नाम है ट्रैकिया। एक का नाम है गुलिट और एक का नाम है ट्रैकिया। गुलिट होता है पेट के लिए रास्ता, ट्रैकिया होती है सांस के लिए रास्ता। मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या होता है, अब इस पोजीशन पर एक हमारे गले में एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैंड लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है उस बैंड लाइक स्ट्रक्चर का नाम? एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या करती है, जब हम खाने को निगलते हैं ना तो एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर लेती है, सांस नली को बंद कर लेती है, तो खाना सीधा कहाँ चला जाता है? गुलेट में। एपिग्लॉटिस निगल द्वार को तो बंद कर लेती है, उसको ट्रैकिया को, सांस द्वार को बंद कर लेती है और खाना चला जाता है पेट में। इतनी कहानी समझ में आई? क्या चीज़ है जो बंद कर लेती है? एपिग्लॉटिस। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि खाते समय कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है, आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपको कोई बात आ गई या किसी ने हंसा दिया खाते खाते या पानी पीते हुए, तब आपको बहुत ज़ोर से खांसी आने लगती है, फन्ना लग जाता है, फिर ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं, कोई आपकी पीठ थपथपाता है, कैसे भी करके वो
तो क्या होता है, एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाती है। अब खुलना है कि बंद होना है, उसको तो कमांड दी है कि खाना निकले तो बंद हो जाओ, सांस रुक जाती है उस टाइम पे, मतलब सांस वाला द्वार रुक जाता है, ग्लॉटिस बोलते हैं उस रास्ते को, तो ग्लॉटिस को रोक लेती है एपिग्लोटिस, है ना। तो जब अब तुम हंसते हो, कोई बात आती है, बोलते हो, बातचीत करते हो, खाते समय अगर बातचीत करते हो तो वो कंफ्यूज, सांस लेनी है तो बोलने में सांस तो लगेगी ना, हंसने में सांस तो लगेगी ना। अब खाना निकल रहा है, उस टाइम पे तुमने एपिग्लोटिस खोल दिया तो खाना कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में। अगर फेफड़ों में खाना जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो तो केवल एयर का रास्ता था, वहाँ पर तुमने खाना पहुँचा दिया, परेशानी नहीं होगी, खांसी उठेगी बहुत जोर जोर से, है ना, पानी पीना पड़ेगा, कभी कभी सीरियस इंजरी भी हो सकती है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। अगर बुरी तरीके से फंस चुका है, सांस अगर रुक चुकी है पूरी तरह से, निवाला तुम्हारा ट्रैकिया में अड़ गया है, तो दिक्कत आ सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस जो है वो कंफ्यूज हो सकती है। जब निकलते हैं तो एपिग्लोटिस सांस वाली रास्ते को रोक लेती है, ग्लोटिस को रोक लेती है, ताकि खाना सीधा पेट में जा सके। ठीक है, गुलेट होता है पेट के लिए द्वार, जो ट्रैकिया होती है वो फेफड़ों के लिए रास्ता होता है। ट्रैकिया को ग्लोटिस भी बोलते हैं, और इसी नाम से एपिग्लोटिस इसका नाम पड़ा हुआ है। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? आप बच्चे भी खाना खाते समय बात ना करिए, और कोशिश करिए आपको कोई हंसाए ना। आपने भी देखा होगा, जब आप पानी पी रहे, आपका दोस्त आपको हंसा देता है तो नाक में से होकर पानी निकल जाता है, और भी दिक्कत आती है, खांसी उठने लगती है, तो क्या होता है, पानी कहाँ चला जाएगा, फिर फेफड़ों में जाने की संभावना होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले एकदम शांत वातावरण में खाइए, है ना, और कोशिश करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ना ही आप बातचीत करो। इतनी बात समझ में आई? चलो, पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने खाने को मुंह के अंदर लिया और सलाइवा रिलीज हुआ। सलाइवा में होता है सिलिवरी एमाइलेज। सिलिवरी एमाइलेज ने खाने में मौजूद स्टार्च को स्वीट माल्टोज में चेंज कर दिया था। और दांतों के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हम खाने को निगल चुके थे, और खाना जो है, खाने को दो रास्ते मिले थे, एक का नाम था गुलेट, एक का नाम था गुलेटिस। ठीक है, ग्लोटिस। ठीक है, तो फिर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिससे कि खाना श्वास नली में न चला जाए, ट्रैकिया में न चला जाए, फेफड़ों के लिए न चला जाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने खाना निगल लिया था, खाना फिर आता है एसोफेगस में। कहाँ पर? एसोफेगस। इसको फूड पाइप भी बोल देते हैं, खाने की नली। गले से खाना फिर पेट के लिए जाएगा। पेट कुछ ऐसे आकार का होता है, जे शेप का, ठीक है, इसको स्टोमक बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फूड पाइप में जब जाता है ना, तो फूड पाइप का जो मोशन होता है, जैसे हमने खाना निगला, तो फूड पाइप का जो मोशन होता है वो इस तरीके से होता है। देखो मेरे हाथों का मोशन देखो, जैसे ऐसे आपने निगला, निवाला जो है आपने निगला, तो इस तरीके से खाना ऐसे अंदर जाएगा, पहले चिपकी होगी, खाना आया, ऐसे करके नीचे की ओर धकेलता चला जाएगा। इस मोशन को बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोलिसिस, क्रमाकुंचन। हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। याद रखिएगा। तो जो फूड पाइप है वो करती है पेरिस्टोलिसिस, क्रमाकुंचन ऐसे ऐसे करती है, जिससे कि खाना हमारा पेट के अंदर चला जाए। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, या फिर मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे आप उल्टे लटके हो, किसी पेड़ से, डाली से उल्टे लटके हो आप, ठीक है, पैरों से उल्टे लटक के आपने पानी पीने की कोशिश की, तो याद रखिए पानी तब भी पेट के अंदर ही चला जाएगा। सर ऐसा कैसे? क्योंकि जो हमारी फूड पाइप है ना, वो ये वाला प्रोसेस करती है, इसको बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। उसकी मांसपेशियाँ, जो उसके अंदर की लाइनिंग है, वो इस तरीके से परफॉर्म करती हैं कि कोई भी चीज़ हम जब निगलें तो वो कहाँ चली जाए? पेट के अंदर। तभी तो जब प्यास लगे तो पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए, पानी घूट घूट करके पीना चाहिए, आराम आराम से, है ना। आपने देखा होगा, एकदम से प्यास होती है तो एकदम से पानी पी लेते हैं, तो यहाँ पे दर्द सा होता है बहुत जोर से। वो भाई मसल करती है, वो जो फूड पाइप है वो तो पेरिस्टोलिसिस करती है। अगर उसको दबाव बनाओगे तो दर्द तो होगा ही, एक जगह पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो खाना पहले इस तरीके से आता है, फिर नीचे की ओर चला जाता है। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन, और इंग्लिश में पेरिस्टोलिसिस। सही बच्चे, भूलेगा नहीं। द फूड स्मीयर्ड विद सलाइवा से गीला खाना जब निकलते हैं, फूड पाइप में होके जाता है पेरिस्टोलिसिस होते हुए, फिर खाना आ जाता है कहाँ पर? स्टोमक में। कहाँ पर? स्टोमक, यानी कि आमाशय में। अब आमाशय में होता क्या है, उसकी जो दीवारें होती हैं, पेट के अंदर की दीवारें इस जगह पर होता है,
पेट के अंदर की दीवारों में से जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूसेस। सर जी ये जूस होता है क्या? जूस नहीं प्यारे बच्चों, ये एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या निकलते हैं? जठर रस, इंग्लिश में बोले तो गैस्ट्रिक जूसेस। क्या निकलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। इनमें होती हैं 3 चीज़ें। क्या होती है? 3 चीज़ें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस, तीसरा होता है पेप्सिन, ठीक है। फिर से क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। इतनी बात समझिएगा। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन फूड रीचेस हियर द वॉल्स ऑफ द स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। इसके अंदर की जो दीवारें हैं, पेट के अंदर की दीवारें, ये गैस्ट्रिक जूसेस छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। अच्छा सुनो, एक एक का काम सुनते हैं। ये जो HCl एसिड होता है ना, ये बड़ा ही खतरनाक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पूरा नाम है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बाहर होता, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर तुम ब्लेड भी गलाओगे ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्लेड भी गल जाएगा। ये हमारे पेट में होता है, सोचो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेट जलता क्यों नहीं इससे? इतना ही खतरनाक है तो पेट कैसे नहीं जल रहा? मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा ही खतरनाक एसिड होता है, और ये एसिड हमारे पेट में होता है। वो तो बोलो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे पेट में होता है। ये क्या करता है? इस हमारे जो खाना होता है उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है। क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। फिर बारी आती है पेप्सिन की, और जम्स को भी किल करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछे कि पेट में क्या काम करता है, तो खाने का जो मीडियम है उसको एसिडिक कर देता है, और जो जम्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है खाने में मौजूद, वो बैक्टीरिया भी मर जाता है। और पेप्सिन खाने में मौजूद प्रोटीन का पाचन करता है। किसको? पेप्सिन। याद रखना, पी से पेप्सिन, पेप्सिन से प्रोटीन। याद रखिएगा, पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को पचाता है। अब हमारे सवाल का जवाब मिलता है यहाँ पर, म्यूकस। हमारा पेट क्यों नहीं जलता? क्योंकि म्यूकस की लेयर जम जाती है। म्यूकस जो है वो पहले से ही लेयर बना लेता है। म्यूकस पहले से ही लेयर बना लेता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक से कुछ नुकसान ना हो जाए। अरे भाई, अगर म्यूकस ना होगा तो पेट अंदर से जल ना जाएगा। एसिड इतना खतरनाक है जिसमें ब्लेड गल सकता है। पेट की आंतें तो बहुत नाजुक होती हैं, वो क्यों ना जलेंगी? इसीलिए पेट का सिस्टम ऐसा होता है कि म्यूकस की एक लेयर जम जाती है पहले ही, जिससे कि पेट को कुछ नुकसान ना हो। क्या आप इतनी बात समझे? अच्छा, आपने कभी एक बात नोटिस तो जरूर करी होगी, जैसे आप किसी गाड़ी में बैठो, या आप उल्टी के जैसा मन होता है, वॉमिटिंग करने का जैसे मन होता है, तो आप देखोगे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। कभी नोटिस किया क्या? मुंह में ऐसे पानी पानी सा आ जाता है, पहले गले से भरा था एकदम पानी। तो सिस्टम देखिए किस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि म्यूकस की लेयर पूरे फूड पाइप से होते हुए मुंह तक आ जाती है, ताकि, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ खाना जब ऊपर आएगा तो भी तो दिक्कत होगी, तो म्यूकस ऊपर तक लेयर बना लेती है, जिससे कि अंदर हमारे ऑर्गन्स को नुकसान ना हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है और खाने का मीडियम एसिडिक करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और म्यूकस पेट को बचाता है ना, प्रोटेक्ट्स स्टोमक लाइनिंग, यानी भीतर के स्टोमक की दीवारों को बचाता है। क्या इतनी कहानी समझ में आई? ठीक बेटा, हमने देखा कि हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस थे। गैस्ट्रिक जूसेस का काम आपको समझ में आया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को एसिडिक मीडियम में बनाता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाता है और खाना सड़ने से बचता है। ठीक, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और म्यूकस लेयर बना लेता है, जिससे कि पेट खराब ना हो। इसके बाद प्यारे बच्चों खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। फूड रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से खाना कहाँ पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस रिलीज फ्रॉम लीवर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। प्यारे बच्चों, साइड में ही होता है लीवर। लीवर से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। लीवर से ही चिपका रहता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में रहता है क्या? बाइल। बाइल आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बाइल क्या करता है पता है? खाना एसिडिक हो चुका था, एसिड का मतलब तेजाब टाइप का, ठीक है, एसिडिक हो चुका था। उस खाने को
बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है, यानी एल्कलाइन इसको बना देता है, बेसिक नेचर में बना देता है। और मेरे प्यारे बच्चों, रिलीज फ्रॉम लीवर मेक्स मीडियम एल्कलाइन, इमल्सिफाइज फैट, और फैट को इमल्सिफाई करता है। सजी इमल्सिफाई क्या? खाने के अंदर फैट होती है, फैट को इमल्सिफाई करता है बाइल जूस। ठीक, इमल्सिफाई का मतलब है बड़े टुकड़ों में से, यानी फैट के बड़े बड़े जो कण हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना, इसी चीज़ को इमल्सिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बाइल का काम क्या है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, लीवर ने बाइल जूस भेजा, बाइल जूस ने खाने को बेसिक बना दिया, एसिडिक था, बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है और फैट को इमल्सिफाई कर देता है। ठीक है, इमल्सिफाई का मतलब बड़े बड़े फैट के कणों को छोटे छोटे फैट के कणों में तोड़ देता है। इसके बाद खाना और आगे बढ़ता है, तब भैया पेनक्रियाज जो है वो एक्टिव हो जाती है, वो पेनक्रेटिक जूस छोड़ने लगती है। पेनक्रियाज और होती है साइड में, पेनक्रियाज क्या करती है? पेनक्रेटिक जूस छोड़ने लगती है। अभी मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए। पेनक्रियाज, देखो लीवर ने तो बाइल जूस छोड़ दिया, इसके बाद पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगी, पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस छोड़ेगी। पेनक्रेटिक जूस में होती हैं दो चीज़ें, ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, वहाँ ऊपर हमने पेप्सिन पढ़ा था, और आगे आकर के जो बचा हुआ प्रोटीन है, जो भी रह गया है, उसको कौन पचाएगा? ट्रिप्सिन। कौन? और लाइपेज जो है वो जो फैट थी उसके छोटे छोटे जो कण थे उनको पचाएगा। कौन? ट्रिप्सिन। ये सब होने के बाद खाना आगे बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में से फिर इंटेस्टाइनल जूसेस निकलेंगे कई सारे, और फिर खाने का पूरा पाचन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीक्रेट, देखो मैंने भी बताया, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज क्या करता है? जो इमल्सिफाई फैट है उसको भी डाइजेस्ट करता है। अभी और अच्छे से समझिएगा। देखो फिर क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं इंटेस्टाइन में, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो वहाँ से इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स से निकलता है। ठीक है, जो आंत है उसके अंदर की दीवारों से ही इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं, वो खाने को पूरा पाचन कर देते हैं। सब बच्चे याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड में। किस में? अमीनो एसिड में। ठीक है, फैट्स किस में बदल जाते हैं? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। इतनी बात सब बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, जो फैट है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फिर प्यारे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जब एंड आता है तो याद रखना प्यारे बच्चों, वहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीवार के अंदर इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सोचो खाना इनसे होके गुजर रहा है ऐसे। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, इनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और इनसे न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। जो भी पच पुचा के हमारा बचा कुचा है, जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, वो सभी विलीज से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं दोबारा। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमने खाना खाया, ठीक है, एपिग्लोटिस था, उसने रास्ता रोका, खाना हमने निगल लिया, पेरिस्टोल से सोके पेट में आया, पेट में से निकली तीन चीज़, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बैक्टीरिया मारा और खाने को एसिडिक किया, पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाया, म्यूकस ने लेयर बना ली। खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना आते ही लीवर ने बाइल जूस छोड़ा, बाइल जूस ने खाने को एसिड वो बेसिक बना दिया और फैट को इमल्सिफाई कर दिया। फिर पेनक्रियास एक्टिव हो गया, पेनक्रियास ने पेनक्रेटिक जूस छोड़ा, इसमें से निकले ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पचा लिया, लाइपेस ने इमल्सिफाई फैट को पचा लिया। उसके बाद आगे बढ़ता है तो इंटेस्टाइन भी अपने जूस छोड़ती है। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से पास जब होता है तो पूरी तरह से पच चुका होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पर होती है विलीज। ठीक है, विलाइज भी बोलते हैं, विलीज भी पढ़ते हैं, है ना। इस प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पर अलग अलग कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो विलीज होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये खाने को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है प्यारे बच्चों, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाते ही वहाँ से पानी को सोख लिया जाता है, पानी को सोख लिया जाता है। ठीक है, और फिर स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के रेक्टम में स्टोर हो जाता है। कहाँ पर? रेक्टम में। और फिर जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो वही शरीर से बाहर
निकल जाता है। तो ये थी पूरी हमारा डाइजेशन। एक बार डायग्राम के साथ और समझेंगे, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी। जब खाना खाएंगे तो सलाइवा रिलीज होगा सलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। फिर खाना हम निकलेंगे तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेगी ताकि गुलेट में खाना ना चला जाए, ठीक। फिर खाना आएगा सीधा फूड पाइप में यानी एसोफेगस में। जब खाना आएगा तो ये कौन सी प्रोसेस करता हुआ आएगा, पेरिस्टोलिसिस। इस तरह से देखो, ऐसे करके बता, ऐसे करके बता। ये कमल क्यों खिला रही है बेटा, ऐसे करो। हाँ, तो ये जो मूवमेंट है, ये जो है ऐसे करता हुआ खाना आ जाएगा नीचे की ओर, पेरिस्टोलिसिस करता हुआ। इधर देखो, इधर खाना जब होगा तब यहाँ से 3 चीज़ें निकलती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं तीनों को। गैस्ट्रिक ग्लैंड से, इसकी दीवालों से ही निकलती है 3 चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, एसिडिक नेचर में कर देता है। म्यूकस लेयर बना लेती है और पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। आगे खाना आया भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले सुनो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी। स्मॉल इंटेस्टाइन होती बेटा 9 से 16 फीट लंबी, 9 से 16 फीट लंबी, ठीक है। जैसे यहाँ से उस दीवार तक, यहाँ से उस दीवार तक, ग्रीन गेट तक, लगभग इतनी। हाँ, ध्यान रखो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो सिकुड़ के रखी रहती है हमारे पेट में, ठीक है। याद रखना, जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं उनकी जो है हल्की होती है, मतलब छोटी होती है, ठीक है। जैसे शेर चीता हुआ, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जैसे हिरन हुआ, बकरी हुई, इनकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबी होगी, क्योंकि इनको पचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। घास में होता है सेल्यूलोज, जिसको पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी बहुत बड़ी होती है। खाना उसके बाद आया, खाना इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद लीवर ने छोड़ा बाइल जूस। लीवर ने जैसे ही बाइल जूस छोड़ा, खाना जो एसिडिक था वो बेसिक बना और फिर फैट भी इमल्सीफाई हुई। इसके बाद खाना और आगे आता है, उसके बाद पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस छोड़ती है। पेनक्रेटिक जूस जब छोड़ती है तो उसमें से निकलती हैं 2 चीज़ें। पेनक्रेटिक जूस में होती है 2 चीज़ें, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, लाइपेस फैट को इमल्सीफाई कर देता है ना। जब फिर खाना आता है और आगे इंटेस्टाइनल जूसेस से होता हुआ यहाँ तक आते आते खाने का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। उसके बाद खाना सीधा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। और सुनो, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज भी होती है जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। इसके बाद खाना जो बचा हुआ है, जो वो तो मटेरियल सारी अच्छी चीज़ें तो निकाल ली हमने, लेकिन जो बचा खुचा है वो इधर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से पानी को सोख लिया जाएगा और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, एनस से होकर के। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर स्टोर होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम। और याद रखना, न्यूट्रिएंट्स जब हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं और हम अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जब जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा हुआ है, वेस्ट फूड जो भी बचा हुआ है, वो जब शरीर से बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या आपको इतनी कहानी क्लियर है? और याद रखना, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, इसकी लंबाई 5 फीट तक होती है, लगभग ऐसे यहाँ मेरे यहाँ तक लगभग, ठीक है, 5 फीट की लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन एक वयस्क पुरुष में, यानी 18+ में, ठीक है। कितनी? 5 फीट। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? 9 से 16 फीट तक। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हैं?